हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉलिस। और जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपने टाइटल देखकर समझ ही लिया होगा वीडियो का आज टाइटल देख करके कि हम बात करने वाले हैं जेट पे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो झारखंड में बहुत दिनों के बाद, काफ़ी सालों के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी इन्होंने, रूल्स तो फरवरी में ही आ गई थी और नोटिस आपको मार्च में आया था कि इसका एग्ज़ाम मई जून तक हो जाएगा 2024 तक। बट अब जुलाई आ चुका है लेकिन इसका एग्ज़ाम पेंडिंग है। एग्ज़ाम पेंडिंग होने का ये भी एक रीज़न है, एक कारण है कि पीजीटी की जो नियुक्तियां थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो पीजीटी की नियुक्तियां भी कंप्लीट हो चुकी है लगभग, और जो जेटेट वाला बैकलॉग वाला और नया वैकेंसी चल रहा था वो भी अभी होने वाला, उसका एग्ज़ाम भी चल रहा है। और साथ ही साथ हमने देखा कि बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो टीचिंग वैकेंसीज़ की तो भरमार आई हुई है, और कुछ वैकेंसीज अभी हाई स्कूल के भी आएंगे 9 एंड 10 के। मैं उसका भी सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि चर्चे में बना हुआ है ये पूरा विषय कि झारखंड में इतनी सारी टीचिंग वैकेंसीज आ रही हैं और फुलफिल भी हो रही हैं, क्योंकि बहुत सालों के बाद हो रही है। लगभग 17 सालों के बाद ये सारे पद में टीचर्स लिए जा रहे हैं। तो झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे छात्रों के लिए जिन्होंने पीजीटी दिया था, उनका नहीं हुआ है, या फिर जिनका पीजीटी क्लियर हो गया है लेकिन वो देना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वो जेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या, इसका पेपर का स्वरूप कैसा होने वाला है, किस तरह का पेपर आने वाला है, इसकी में मीडियम्स क्या होंगे, इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम में होगा, कितने मार्क्स के होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और साथ ही साथ क्योंकि हमारा चैनल केमिस्ट्री को डेडिकेटेड है तो हम केमिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए उनका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि जेट में क्या क्या आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो दोस्तों इसके लिए एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि एलिजिबिलिटी इसका सिर्फ और सिर्फ एमएससी या फिर एमए या फिर एमकॉम है। मतलब आपको सिर्फ चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है प्रोफेसरशिप के लिए। जिस तरह से हम लोग नेट देते हैं एंड वो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है, उसी तरह से झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये आपका सिर्फ झारखंड में मान्य होगा। झारखंड में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अगर जाना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका फील्ड है, आप साइंस से हो, आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, आप किसी भी फील्ड के हो, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें। तो सबसे अच्छी बात वैसे लोगों के लिए जो पीजीटी नहीं दे पाए थे क्योंकि उनका बीएड नहीं था, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे लोग जो नेट की तैयारी पहले से कर रहे हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, ऑल ओवर इंडिया के लिए एलिजिबल होता है, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे दे सकते हैं। क्योंकि सिलेबस अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कितनी समानताएँ हैं नेट और जेट की सिलेबस में, हम लोग वो भी बात करने वाले हैं, क्या क्या सेम है, क्या डिफरेंस है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी में आता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है। अब देख लेते हैं कि कितना इसमें मार्क्स चाहिए। तो 55% चाहिए विथआउट राउंड ऑफ। मीन्स इसका मतलब ध्यान से समझिएगा कि राउंडिंग ऑफ के बिना 55% आपको चाहिए। 55 इसका मतलब ये है, अगर आपका मार्क्स 54.9% आया हुआ है और आप उसे राउंड ऑफ करके 55% मान रहे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल। ध्यान दीजिएगा, विथआउट राउंडिंग ऑफ, बिना राउंडिंग ऑफ किए अगर आपका 55% है, 55% है, तभी आप एलिजिबल हो पोस्ट ग्रेजुएशन में। 55% अगर लाए हो, नहीं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। राउंड ऑफ करके नहीं आपको 55 देखना है, ठीक है। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे अगर रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल पे 9 से लेकर के हायर क्लासेस तक ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की वीडियोस अपलोड होंगी अब, क्योंकि डिटेल क्लासेस बहुत लोगों को दिक्कत है, मैं देख रही हूँ। इतने सारे चैनल्स हैं बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो जो लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं उनके लिए मैं क्लासेस लेकर के आ रही हूँ। और मुझे लगा जेट पे बनाना ज़रूरी है, क्योंकि सबको लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा नहीं, बट ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम होगा, लेट होगा। आपने देखा पीजीटी के बारे में भी सब ऐसे ही कह रहे थे कि अभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बट 1.5 साल का टाइम लगा, लेकिन पीजीटी की भी वैकेंसी आई और फुलफिल भी हुई। तो इसमें भी हमें सो के नहीं रहना है, हमें जागते रहना है, हमें अपना काम करते रहना है। इसलिए आज मैं आपके साथ
केमिकल साइंस का सिलेबस लेकर के आई हूँ, डिटेल सिलेबस, ताकि आपके साथ डिस्कस कर सकूँ और आप अपनी तैयारी में लग जाए, जुट जाए। तो 55% आपका होना चाहिए MSc MA या MCOM में, जो कि राउंडिंग ऑफ करके ना किया हो, वो डायरेक्टली आपका 55% हो। सेम चीज़ BC1 कैटेगरी, BC2 कैटेगरी, SC और ST कैटेगरी के लिए आपको चाहिए 50% मार्क्स। ओके, आपको 50% मार्क्स चाहिए। BC1 कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो, BC2 में, SC या ST में, और अनरिजर्व्ड। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि आजकल UR क्या, तो UR जनरल कैटेगरी है, पहले GEN रहता था, तो जनरल कैटेगरी को ही अब UR से दर्शाया जाता है, तो UR इज अनरिजर्व्ड। तो अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी वालों को 55% चाहिए, बाकी BC1, BC2, SC एंड ST को 50% एलिजिबिलिटी चाहिए। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब आप लोग जेट के लिए अप्लाई करोगे, जेट का फॉर्म जब फिलअप करोगे, तो आपने मास्टर्स जिस सब्जेक्ट में किया है, आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है। ओके, मतलब ये कि अगर आपने मास्टर्स केमिस्ट्री में की है, आपकी भले ग्रेजुएशन आपने बॉटनी ऑनर्स या जूलॉजी ऑनर्स किया था, लेकिन आपने मास्टर्स जो है वो केमिस्ट्री में कर लिया, या आपने मास्टर्स हिस्ट्री में की है और आपका BA जो था वो हिंदी में था, इस तरह से अगर किसी का सब्जेक्ट है, तो आप ध्यान दोगे कि आपने मास्टर्स में जो सब्जेक्ट लिया है, सेम सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा जेट में। ठीक है, तो आपको किसकी तैयारी करनी पड़ेगी? जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है, आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेबस कहाँ से लाएंगे, क्या होगा, सारा कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप एलिजिबिलिटी वाली क्राइटेरिया आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और है एज लिमिट। बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना एज लिमिट को लेके, तो एज लिमिट में सबसे खुशखबरी की बात यह है कि नो अपर एज लिमिट इज़ फिक्स्ड। ओके, अपर एज लिमिट फिक्स नहीं है। आप 40 साल के हो, 45 के हो, 50 के हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ एकमात्र इसमें आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 55% अगर जनरल कैटेगरी से है, 50% अगर इन कैटेगरी में से है, मास्टर्स में आपने जो मार्क्स लाया है, और उसी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जो आपका मास्टर्स में है। तो एज वाला तो भाई बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे आप लोगों के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं पेपर का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो पेपर के पैटर्न को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जेट में 2 पेपर्स देने होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 50 होंगे, मार्क्स उसका 100 होगा, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जा रहा है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। ओके, 50 क्वेश्चन है 2 मार्क्स करके, 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 है, और 100 क्वेश्चन है पेपर 2 में, और उसका भी 2 मार्क्स करके कितने मार्क्स हो रहे हैं? 200। तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है हमारा? 300, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो रहा है 150। टाइम आपको मिलेगा 3 आवर्स का विथआउट एनी ब्रेक। ठीक है, ब्रेक नहीं होगा इसमें, विथआउट ब्रेक आपको 3 घंटे का समय मिलेगा ये पेपर्स क्लियर करने के लिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 आपका तभी, पेपर 2 जो है वो क्या है हम बता देती हूँ आपको अच्छे से। पेपर 1 में देखिए, पहले ये क्लियर कर लीजिए, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, हर क्वेश्चन का 2 नंबर होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, 2 मार्क्स हर क्वेश्चन पे मिलेंगे आपको। टोटल कितने का हो गया हमारा? 300 मार्क्स का पेपर हो गया। टाइम कितना मिल रहा है? 3 घंटा मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए पेपर 1 में क्या होगा। पेपर 1 वही है आपका, जीके होंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होगा, कॉम्प्रहेंशन होगा, रीजनिंग भी आपका पूछा जाएगा, यहाँ पे एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चंस होंगे। जैसा पेपर 1 जनरली नेट का होता है, उसी तरह का यहाँ भी होगा आपका पेपर 1, और इसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। मतलब ये कि अगर आपने इसमें 33% मार्क्स नहीं लाया पेपर 1 में, तो आपका पेपर 2 करेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिए। तो 100 मार्क्स का पेपर है, तो एटलीस्ट आपको 33 मार्क्स तो उसमें लाने होंगे। किसमें? पेपर 1 में। ठीक है, अब आपको आ जाते हैं, और इसमें हिंदी भी के भी क्वेश्चन होंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं इंग्लिश मीडियम के जो हिंदी पे ध्यान नहीं देते, तो हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे। हमने पीजीटी में भी देखा कि हिंदी से बहुत क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो हिंदी में भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, जो जनरल वाले हर कैटेगरी के किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में जाओगे तो पेपर 1 इसी कैटेगरी का होता है। पेपर 1 कंपलसरी होता है टू टेस्ट योर नॉलेज, एबिलिटी ऑफ रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सबको टेस्ट करने के लिए पेपर लिया जाता है।
पेपर 2 जो होगा यह आपका सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट का होगा। जैसे हम लोग यहाँ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जो भी एमएससी किए हुए जिन्होंने केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री उनका पेपर 2 होगा और केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे आपको फुलफिल करना। सिलेबस क्या होगा वो अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। पेपर 2 का सिलेबस रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। मान लीजिए किसी ने एमए इन हिस्ट्री किया तो उनका क्या होगा, पेपर 2 हिस्ट्री होगा। किसी ने एमए इन हिंदी किया, उनका पेपर 2 क्या होगा, हिंदी होगा। किसी ने अकाउंट्स में एमकॉम किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, तो उनका क्या होगा, पेपर 2 अकाउंट्स होगा। तो ये जो पेपर है पेपर 2 अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग होगा, उनके सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। बट पेपर 1 जो है वो जनरल होगा, सबके लिए सेम होगा, इसी तरह का होगा। और आप इसकी तैयारी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर 1 के प्रश्नों के साथ कर सकते हैं या फिर नेट से ही कर ले, सबसे बेस्ट वही होगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक राहत की सांस आपको ये मिली है कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब सही होने पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और गलत होने पे उत्तर आपके कोई मार्क्स भी काटे नहीं जाएंगे। तो जिसमें आप श्योर है बिल्कुल अच्छे से आप उसे ज़रूर दीजिए। तो होप पेपर 1 और पेपर 2 का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन किस तरीके से लिया जाएगा, OMR में होगा या किस में होगा। तो नोटिस जो अब तक आया है उसमें CBT लिखा हुआ है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ये ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। जैसे PGT वगैरह का हुआ है ना अभी, वैसा ही होने वाला है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा, क्वेश्चन आपके जो होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में दिए जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश से जिन्होंने किया हुआ है मास्टर्स, जिन्होंने हिंदी मीडियम से किया हुआ है, दोनों के लिए सही रहेगा, दोनों लाभार्थी होंगे इसमें। इंग्लिश और हिंदी प्रश्न दोनों तरह से दिया जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी आपके क्वेश्चंस प्रिंट होकर आएंगे। तो ये है पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। पेपर 1 एंड पेपर 2 दो तरह के पेपर होंगे। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, हर क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसमें टॉपिक्स होंगे, कंप्रहेंशंस आएंगे हिंदी के, इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस, जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, सिंपल साइंस, सिंपल सोशल साइंस, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और ये पेपर आपको पास करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, हर क्वेश्चन इसमें भी 2 नंबर का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना पेपर 1 में ना पेपर 2 में। बिल्कुल क्लियर कर ले अपने दिमाग में, दोनों में से कहीं भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं आने वाली है। ओके, तो आराम से तैयारी करना स्टार्ट कर दे। जिनको ये लग रहा है कि नहीं होगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। थोड़ा देर हो रहा है झारखंड में हर चीज़, बट इतने सालों में जो नहीं हुआ वो हो रहा है। तो हम लोग उम्मीद यही करते हैं अच्छे के लिए, हमेशा थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो ये होगा। तो इसलिए हम इसकी तैयारी क्यों ना करके रखें पहले से। तो ये हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो हमारा पेपर 2 है ना, ये कंसर्न सब्जेक्ट से ही होगा हमेशा। जैसे हम यहाँ केमिस्ट्री के लिए बता रहे हैं, तो केमिस्ट्री आपका MSc में था, तो केमिस्ट्री का ही आपको सिलेबस पढ़ना है पेपर 2 के लिए। आपका जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है आप वहाँ से इसकी तैयारी करेंगे। मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन होने वाला है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में इसके प्रश्न पत्र आएंगे। तो मेरे ख्याल से पेपर का जो पैटर्न है ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पहले ही क्लियर कर दी कि सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, जनरल वालों को 55% और जो SC ST OBC BC1 BC2 कैटेगरी में आते हैं उनको चाहिए 50%। बट हाँ, ये राउंड ऑफ करके नहीं चाहिए, आपका उतना होना चाहिए। होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट के लिए केमिकल साइंस का सिलेबस। देखिए, वैसे विद्यार्थी जो केमिस्ट्री के नहीं है, किसी और सब्जेक्ट के हैं और यहाँ मेरा देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों की हेल्प कर दूँ कि आपका अगर CSIR नेट है, मीन्स अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप CSIR नेट के जाके वहाँ से जाकर के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। जो सिलेबस नेट का है सेम सिलेबस जेट का होगा। ये बिल्कुल साफ साफ रूल्स में लिखा हुआ था कि CSIR नेट और UGC नेट और CSIR नेट में क्या फ़र्क है आपको पता होगा। CSIR करवाता है साइंस वालों के लिए एंड UGC है आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए। तो यहाँ से भी आप जा कर के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं यहाँ पे केमिकल साइंस का डिस्कस करूँगी, उसका भी आप जा कर के डाउनलोड ज़रूर करिएगा, नेट का सिलेबस केमिकल साइंस का भी। ओके, मैथमेटिक्स है आपका फिजिक्स है, या फिर आपका अकाउंट्स है, आपका हिस्ट्री है, हिंदी है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है। तो अगर आर्ट्स और कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट है तो UGC नेट सिलेबस डालकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।
है अपना सब्जेक्ट, और अगर साइंस है तो CSIR नेट से आप जा करके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम होगा सिलेबस। ओके, तो इन सिलेबस तो सेम है, और आपको पता होगा अगर आपने नेट की तैयारी की है या आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देखिए, बहुत ही वास्ट है इसका सिलेबस। तो इस सिलेबस को मैंने संक्षेप में एक ब्रीफ मैंने बनाने की कोशिश की है, कैटेगरी वाइज, टॉपिक्स वाइज या चैप्टर वाइज आप लोग बोल लो। मैंने केमिस्ट्री के, केमिकल साइंस के सिलेबस को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में डिवाइड किया है, आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज बना दिया है। मैं भी यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगी, तो वहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इनमें से किन किन चैप्टर्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से चैप्टर्स आपसे होते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की क्षमता अलग है, हर विद्यार्थी अपने हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पे क्या है कि किस स्टूडेंट की कैपेबिलिटी क्या है, वो अपने हिसाब से अपना सिलेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, सब कुछ बता रही हूँ। बट जो वैसे लोग जो दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं, जिनका केमिकल साइंस नहीं है, वो UGC नेट और CSIR नेट में जा करके अपना सिलेबस डाउनलोड कर ले। नेट का बिल्कुल सेम होगा सिलेबस, ये पहले ही जेट की जो रूल्स आई थी फरवरी में, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था। ओके दोस्तों, तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल 3 कैटेगरी में, थोड़े छोटे छोटे लिखे क्योंकि जगह नहीं हो रही थी, तो 3 कैटेगरी में मैंने एक साथ यहाँ पे आप लोगों को सारे चैप्टर्स को दिखाने की कोशिश की है। ऐसे तो आप जाओगे तो आपको डिटेल सिलेबस नेट से आपको डाउनलोड करना है, ये नहीं कि आप नहीं करोगे। आप CSIR नेट से जा करके वहाँ से आप केमिकल साइंस का अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना। उसी को मैंने यहाँ पे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में कैटेगराइज किया है कि किन किन चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स में लिखा है, बिल्कुल शॉर्ट करके रख दिया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसका चाहिए आपको तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, आपके लिए ईजी हो जाएगा, या फिर आप देख करके ही इसको लिख लेना। मैं रीड आउट कर देती हूँ, बहुत जगह मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी हो गई है, आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं यहाँ पे रीड भी कर दूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ इनऑर्गेनिक। तो देखिए, मैंने ज़्यादातर कोशिश किया है कि चैप्टर्स को कंबाइन करके मैं उसे कम से कम 10 के एवरेज में लाया है। फिर भी ऑर्गेनिक का आपको पता पार्ट ज़्यादा होता है, तो 11 चैप्टर्स मैंने कर दिए, इनऑर्गेनिक का 10 और फिजिकल का 10। इतने चैप्टर्स अगर आप कर लोगे ना, और ये भी पूरा आपको नहीं करना है, ये भी आपको पूरा नहीं करना, मैं बता रही हूँ। इतने चैप्टर्स में से आप कैसे करोगे चैप्टर्स को काउंट, और कितने चैप्टर्स करोगे कि आपका जो तैयारी है वो हो जाए, एक चैप्टर पे कितना टाइम करना है, पूरी स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इनऑर्गेनिक में जो पहला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग है, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। थर्ड में F ब्लॉक है, देन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, एसिड बेस केमिस्ट्री है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, मेन ब्लॉक एलिमेंट्स, ESA और मोजावियर, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये 10 चैप्टर्स में मैंने इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को कैटेगराइज करके बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। उसी तरह से ऑर्गेनिक में मैंने GOC का मतलब पता है सबको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम सारा जो भी कार्बोकटायंस, कार्बन आयंस, जो भी हमने पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, वो सारी चीज़ें होंगी, प्लस एरोमेटिसिटी, उसकी भी बेसिक चीज़। तो GOC प्लस एरोमेटिसिटी मैंने एक साथ किया है। आप जाके देखोगे सिलेबस में तो अलग अलग डिटेल्स लिखा हुआ है। स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन इंटरमीडिएट, सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी केमिस्ट्री के एग्जाम्स दो, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएजेंट्स, ये 3 कैटेगरी से तो क्वेश्चंस बिल्कुल भर के आते हैं। नेम रिएक्शंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिजिकल में आ जाओ तो ये 4 चैप्टर जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड पॉलीमर्स, हमने स्टैंडर्ड 11-12 से ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स की सब जगह ये चारों चैप्टर्स थे। मतलब इनका बेसिक्स नॉलेज तो सबके पास होना ही चाहिए। तो ये 4 चैप्टर तो आपके बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। देन ग्रुप थ्योरी, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम, इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे आप देखो इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, ये भी वैसे चैप्टर्स है जो हमने ग्रेजुएशन में भी पढ़ी है, हमने अपने मास्टर्स में भी पढ़ी थी, हमने अपने इंटर में भी पढ़ी थी। तो थ्रू आउट जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, वैसे चैप्टर्स आपको ऑर्गेनिक में भी मिलेंगे और इनऑर्गेनिक में भी। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, F ब्लॉक, देन आपका बायो इनऑर्गेनिक, ये ऐसे चैप्टर्स है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये ऐसे चैप्टर्स हो गए जो आपने हमेशा पढ़ा है। तो हमेशा आपके माइंड पे कहीं ना कहीं इन चैप्टर्स की
जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमेशा रहती है। ऐसा नहीं कि आप चैप्टर्स भूल गए, आप एक बार बुक खोलोगे आपको लगेगा अरे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हर स्टूडेंट की अपनी कैपेबिलिटी होती है, किसी का इनऑर्गेनिक फेवरेट होगा, किसी का स्पेशलाइजेशन होगा ऑर्गेनिक, किसी का फिजिकल होगा। तो आपको अपने अपने अकॉर्डिंग इन चैप्टर्स में चैप्टर सेलेक्ट करने हैं कि आपसे कौन सा हो जाएगा और कौन सा लीस्ट टच है, मतलब कौन सा ऐसा चैप्टर जो बिल्कुल आपको नया लग रहा है अरे नहीं ये तो मैंने ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा था, ये मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा था, तो ये मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी। तो पहले वो चैप्टर्स को हटा लीजिए जो आपको नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो मैं यहाँ इनऑर्गेनिक में देखूँगी कि ESR मोजरबियर थोड़ा मुझे टफ लग रहा है, और मैं यहाँ से एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये 2 चैप्टर्स मैं सोचूंगी कि इन्हें मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं ये इन 8 चैप्टर्स को देख लेती हूँ, ये मेरे लिए इजी है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ऑर्गेनिक में अगर आ जाएं तो ऑर्गेनिक में हेट्रोसाइक्लिन एक ले लेते हैं, एक फोटोकेमिस्ट्री ले लेते हैं, एक रिएजेंट्स ले देते हैं। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स मैं बाद में देखूंगी। इस तरह से आपको भी सिलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन से चैप्टर्स ज़्यादा टफ है या बिल्कुल आपके लिए नया होगा, उन चैप्टर्स को आप पहले हटाए। अब ऐसा नहीं है कि 50-50% हटा दीजिए, 10 में से 5 चैप्टर आपने हटा ही दिए। ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा, ऐसा करिएगा कि 2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं, मिनिमम मतलब एक ही रखिए, 1, 2, 3, उससे ज़्यादा चैप्टर्स मत हटाइए। यहाँ से मैंने क्वांटम हटा दिया, सॉलिड स्टेट हटा दिया। तो अब देखिए टोटल मेरे यहाँ पे कितने चैप्टर्स थे, टोटल मेरे थे 31। अब मैंने उसमें से माइनस कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स मैंने हटा दिए। तो मेरे कितने बच गए, 31 - 7 आप करके बताओ कितने बच गए मेरे चैप्टर्स। अब यहाँ पे बच गए मेरे 24 चैप्टर्स। ओके, 24 चैप्टर्स बच गए। मैं बार बार कह रही हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी मैं इसे इरेज कर दूंगी थोड़ी देर में। बोर्ड पूरा भरा हुआ है, मुझे लिखने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। तो 31 चैप्टर्स में से 7 चैप्टर जो थे, 7 चैप्टर्स मुझे लगा कि मैं बाद में देखूंगी अगर टाइम बचा तो, बट उसके अलावा मेरे पास कितने चैप्टर्स बच गए हैं, 24 चैप्टर्स बच गए हैं। तो ये 24 चैप्टर्स को मुझे क्या करना है, अब कंप्लीट करना है। 24 चैप्टर्स अगर मैंने कर लिए तो जाहिर सी बात है कि मैं क्वालिफाई करने के लायक हो जाऊँ। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 31 चैप्टर्स में से 24 कर लेना मामूली बात नहीं है, ये मैं कर सकती हूँ। ओके, तो इस 25 के लिए हमें स्ट्रेटजी प्लान करने होंगे। तो पॉसिबल चैप्टर्स का क्वांटिंग आप कर लीजिए। अब मैं इरेज कर रही हूँ। पॉसिबल चैप्टर्स के क्वांटिंग करने के बाद आप क्या करिए, आप उन्हें डिवाइड करिए कुछ महीनों में, कुछ दिन में। जैसे मेरा अनुमान है कि कम से कम 2 से 2.5 महीने के बाद, या 3 महीने मान लेते हैं, चलिए आप लोगों के लिए मान लेते हैं कि 3 मंथ्स के बाद एग्ज़ाम है, क्योंकि लेट हुआ है, यही लेट चल रहा है अभी तक। जितने भी एग्जाम्स में जो भी गैप हुए 3 to 6 मंथ्स का गैप हुआ है, तो हम मिनिमम वाला लेंगे, मैक्सिमम नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोग शांत बैठ जाओगे, एकदम आराम से रिलैक्स होकर तैयारी करोगे। तो 3 मंथ्स में टोटल 31 थे, उसमें से 7 मैंने हटा दिया, तो 24 चैप्टर हमारे बच रहे, 24 चैप्टर्स बच रहे। 3 मंथ्स में 24 चैप्टर्स डिवाइड कर लीजिए, कितने आ गए, 8 चैप्टर्स आ गए। 8 चैप्टर आ गए 1 मंथ में। 1 मंथ में कितने वीक है, 4 वीक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वीक में आपको 2 चैप्टर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपका 3 मंथ्स में ये 24 चैप्टर्स हो जाएगा। और अगर एग्ज़ाम की डेट और आगे गई तो ये बचे हुए 7 चैप्टर्स भी हम 1 मंथ में कर सकते हैं ना। 1 मंथ में हम 8 चैप्टर्स लेकर चल रहे हैं, तो 1 वीक में हमने 2 चैप्टर करना है। अब टेंशन ये है कि 2 चैप्टर कैसे करेंगे। तो देखिए इसका भी बहुत ही ईजी मेरे पास इलाज है। आपका मान लीजिए ऑर्गेनिक का GOC और एरोमेटिसिटी, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये आपको इजी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक इजी उठाया, और आपको फिजिकल में से केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर थोड़ा टफ लग रहा है, तो आपने इसे उठाया। मतलब कॉम्बिनेशन कैसा करोगे, एक इजी और एक टफ, दोनों ऐसे चैप्टर्स लेना जो आपको पहले से आता हो, बट एक में आपको ज़्यादा मेहनत करनी, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि उसे किस में मेहनत करनी है ज़्यादा। तो अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स में मेहनत करनी है ज़्यादा, तो आप उसे डिफ़िकल्ट वाले में ले लो, और GOC आपको इजी है तो आपने इसे इजी में ले लिया। तो कॉम्बिनेशन करना कैसे करना है हमें चैप्टर्स का, 2 चैप्टर 1 वीक में कब कंप्लीट होगा, जब हम दोनों डिफ़िकल्ट नहीं लेंगे, एक इजी लेंगे और एक डिफ़िकल्ट लेंगे। तो इसी तरह का कॉम्बिनेशन अपने अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। और 7 डेज होते हैं वीक में, तो ट्राई करेंगे कि हम चैप्टर्स अपने दोनों 6 डेज में कंप्लीट करें, और 7th डे जो 7वां दिन होगा उस दिन हम करें रिवीजन। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बात की। मैंने कहा कि पहले तो आप वैसे सब
पहले तो आप वैसे चैप्टर्स को सिलेक्ट आउट कर लो जो चैप्टर्स आपसे होने नहीं वाले हैं, ठीक है। होने नहीं वाले मतलब उनको एकदम एंड में देखना। तो 7 चैप्टर, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 7 मैंने निकाल दिया, 24 बचे। 24 को मैंने क्या किया, 3 मंथ्स का टारगेट लिया। 3 मंथ्स में, एक मंथ में तो 8 चैप्टर होने चाहिए भाई। अब अगर एक मंथ में 8 चैप्टर है, 4 वीक्स है, तो एक वीक में 2 चैप्टर होंगे। 2 चैप्टर कैसे सिलेक्ट करोगे, एक ईजी और एक डिफिकल्ट का कॉम्बिनेशन लगाओगे। 6 दिन में चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, 7th डे रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए क्या क्या आप लोग करोगे, आपके पास होना चाहिए स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल तो जब आप पढ़ाई करोगे तो तैयार कर लोगे, खुद का भी होगा, कुछ पुराना ग्रेजुएशन का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का होगा। स्टडी मटेरियल के साथ साथ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका करेंगे, CSIR नेट का जो क्वेश्चंस है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर्स का कम से कम 5-5 साल के क्वेश्चंस को आप ट्राई करके देखोगे, ठीक है। ये फिर बाद में भी बताएंगे कि क्या करना है। तो ये एक बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही ब्रीफ में एक मैंने डिटेल नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जेट के बारे में, क्योंकि मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है बच्चों को। आप में से कई लोगों का कुछ क्वेश्चन आ रहा था कि PGT में तो ये हो गया, वो हो गया। देखिए क्या हो गया, हम उसमें क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ है, जो होने वाला है, उसके लिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, तैयार रहना है। और क्योंकि इसका टाइम पास हो गया है, इन्होंने कहा था मई जून तक करा देंगे, मई जून तक हुआ नहीं, लेकिन ये होगा, क्योंकि प्रोफेसर्स की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है। अभी झारखंड में बहुत वैकेंसीज आएगी, तो आपको क्या करना है, तैयारी में लगे रहना है बिल्कुल अच्छे से। और जो मैंने आपको जिस तरह का पैटर्न बताया है ना, अगर आप जेट के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो, नेट के लिए कर रहे हो, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। कम से कम आप दिसंबर नेट निकाल सकते हो उससे। दिसंबर में जो नेट होने वाला है आप वो निकाल सकते हो। सिलेबस तो सेम है, पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, हमको पढ़ना भी उसी तरीके से, तैयारी भी उसी तरीके से करनी है। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट या झारखंड प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब कर ले। यहाँ मैं 9-10 से लेकर के बेसिक्स के क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ, 11-12 की भी करने वाली हूँ, और बहुत जल्द ग्रेजुएशंस की भी क्लासेस लाऊंगी। और अगर आपकी डिमांड हुई तो मैं नेट और जेट पे भी क्लासेस ज़रूर लाऊंगी। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको क्लासेस चाहिए तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।